नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने वैदिक काल से ऋग वैदिक काल को पढ़ लिया है। आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं पहले आपको यह बता दूं कि मैं उसी चीज की केवल उसी डाटा और उसी फैक्ट उसी कंसेप्ट की चर्चा करूंगा जो जनरल टेस्ट के तौर पे पूछे जाते हैं, वो भी हिस्ट्री के। क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ तो हिस्ट्री की चर्चा करूंगा। बहरहाल इस समय आगे भी और सब्जेक्ट लाऊंगा मैं, तो मैं उसी चीज की चर्चा कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ना कि उन सारी चीजों का जिसका केवल एक अटेंशन पाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। उत्तर वैदिक काल आया, लौह युग की शुरुआत हो गई। ऐसा कोई डेट नहीं होता, किसी भी ऐतिहासिक कोई डेट नहीं होता कि इसी डेट से हम लोग लौह युग की शुरुआत मानेंगे, इसी डेट से हम पाषाण काल की शुरुआत मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेट को मेंशन करना जरूरी नहीं समझता कि कितने 100 वर्ष पूर्व शुरू हुए, ये आप में नहीं पूछा जाएगा। और डेट क्यों पढ़ना है? आजकल सभी एग्जामिनेशन लगभग डेट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चों को डेट में उलझाया जाए। वो कंसेप्चुअल पूछेंगे या तो फैक्चुअल पूछेंगे। कुछ एग्जाम फैक्चुअल भी हटने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे कंसेप्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, जब वो आएंगे तो हम भी कंसेप्ट पे चले जाएंगे। बहरहाल अभी हम देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो उत्तर वैदिक काल में लौह युग की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। और वहां पे एक शब्द आया था, अयस का प्रयोग किया गया था। मैंने उससे आपको बताया था कि यह या तो तांबे के लिए होगा या कांसे के लिए, कांसे के लिए। ठीक है, आप उस अयस को इस लोहे के साथ नहीं जोड़ेंगे। दरअसल जब इस युग में लौह अयस को या तो कृष्ण कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस, इन दोनों शब्दों का प्रयोग लोहे के लिए होता था। इसलिए मैं इस अयस को मेंशन किया था ऋग वैदिक काल में कि आप उस जब ऋग वैदिक काल के तौर पे पूछा जाएगा तो आप उसका तांबे या कांसे के साथ रिलेट करेंगे। लेकिन जब कृष्ण और श्याम लगा दिया जाएगा तो आप उसे लोहे की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब लोहा मानेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पे मित्र भांडों में चित्रित दूसरे मित्र भांड आ गए थे। सरस्वती नदी का जो ऋग वैदिक काल में प्रमुख स्थान था, यहाँ पे उसका स्थान गंगा ने ले लिया, गंगा नदी ने। ठीक है, यहाँ सरस्वती हम नदी की तरह व्यवहार करेंगे, गंगा को नदी की तरह व्यवहार करेंगे। ये पौराणिक कथाओं में हम भावनाओं में नहीं बहेंगे। सरस्वती माँ, गंगा माँ। ठीक है, सरस्वती नदी जो थी उनका स्थान गंगा नदी ने ले लिया। ठीक है, ये क्षेत्र जो है पंजाब से बढ़कर दिल्ली तक चला गया। अब यहाँ पे सामाजिक तौर पे थोड़ी बात कर लेते हैं जो पूछा जा सकता है। जो समाज में क्या हुआ, कठोरता आने लगी। आप ये रेफरल तौर पे क्विक रिवीजन के तौर पे देखिए, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत कहेंगे। एक दो फैक्ट मैं भी आगे चर्चा करूंगा, वही पूछा जा सकता है, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें समाज में कठोरता आने लगी और परिवार क्या हो, समाज क्या हो, आनुवंशिकी पे विश्वास करने लगा। ठीक है, यज्ञ का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है, और समाज में पितृसत्तात्मकता आ गई, पितृसत्तात्मक हो गया। गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब लोहा आया तो कृषि उपकरण आए तो खेती हुई। देखिए यहाँ पर अतरंजी खेड़ा में जो है सर्वप्रथम कृषि के उपकरण प्राप्त हुए। जब कृषि चरम पर आई तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगेगा। भाई जब अतिरिक्त संसाधन बचेंगे तो टैक्स पेयर जन्म लेंगे तो राजस्व बढ़ेगा तो राजा अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगेगा। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं जो इतिहास में पढ़ाई जाएंगी। ये हम केवल एक जीएस की तरह व्यवहार कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। राजा का यहाँ पे दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सामने आ गया। अब यहाँ पे धार्मिक लड़ाई खेलने जाने लगा। ठीक है, सब अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राजा भी देवी उत्पत्ति सिद्धांत लेकर आ गए कि हम देवता के भेजे हुए मार्गदर्शक या फलाना ढकाना
जब कंसेप्चुअल बातें होंगी तो वहां पे देखेंगे इस सिद्धांत के पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या उत्तरदायित्व रहा होगा। ठीक है, ये अतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम किसी के ऊपर प्राप्त हुई, ये बात जान गए। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे जनरल नॉलेज में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम कृषि के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए, तो अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पे एक नाम आता है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन किसको कहा जाता था? श्रेष्ठिन प्रधान व्यापारी को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर, या आप कह लें इंद्र, या कह लें सुरंदर, या कह लें विध्वंसक, उनका स्थान जो प्रजापति ने ले लिया। यानी कि इंद्र का ऋग्वैदिक काल में प्रमुख स्थान था, यहाँ पे प्रजापति ने ले लिया। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो वह प्रजापति थे। अगर ऋग्वैदिक काल में पूछा जाएगा तो पुरंदर थे, इंद्र थे। समानतः पुरंदर का प्रयोग किया जाता है ऋग्वैदिक काल में। पुरंदर जब भी ऑप्शन में आएगा तो हमें लगता है कि 100% ऑप्शन में पुरंदर ही मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दोनों चीज को देख लीजिए आराम से। अगर वे पूछेंगे आश्रमों की व्याख्या सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो आप लगाएंगे छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसमें छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन अगर वे पूछेंगे कि चारों आश्रम की व्याख्या क्या हुई, चारों आश्रम किस उपनिषद में है, तो आप लगाएंगे जावलोपनिषद, जावलोपनिषद। ठीक है, जावलोपनिषद लगाएंगे जब चारों की बात होगी, प्रथम छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, यहाँ पे एक देवता आती है पूषण। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे वह पशुओं के देवता माने जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, शूद्रों के देवता हो गए। मुझे लगता है मेरी स्पीड कुछ ज्यादा हो रही है। अब आते हैं महिला पे। इसमें थोड़ा चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि करंट अफेयर और हिस्ट्री में वहीं से प्रश्न भी उठाए जाने की कोशिश की जाती है जो समानतः चर्चा में होता है। तो उत्तर वैदिक काल में भी हम स्त्रियों की दशा थोड़ी देख लेते हैं, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप वहां पे लैक ना कर जाएं। ठीक है, तो हम आज आप देख ही रहे हैं, इस समय आज कितनी तारीख है, जितनी भी तारीख हो, शायद 13 या 14 होगी, मैं डेट नहीं कंसीडर किया। तो इस वर्तमान में क्या है, जो वर्तमान सरकार है जो कि एक महिलाओं के लिए कानून लेकर आई है, वह महिला के पक्ष में है कि आप 4 शादियां नहीं कर सकते हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए। ठीक है, तो आप 4 शादियां नहीं कर सकते हैं, तो उस पर बहुत बड़ी बड़ी डिबेट हो रही है। मैं डिबेट में यह देख रहा था कि महिला भी इस कानून का विरोध कर रही हैं। कौन सी महिला? समानतः मुस्लिम महिला विरोध कर रही है। क्यों? अब उनका अलग मामला है, उनका धार्मिक मामला वो अपना देखें। देखिए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति क्या हुई, कमजोर होने लगी, कमजोर होने लगी। अब कौन सी स्थिति, कमजोरी का पैमाना क्या है? अब आप देखेंगे कि हम जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वर्तमान संदर्भ को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि ये बात थोड़ा अजीब सी मुझे लगती है कि आप महिलाओं की स्थिति उस समय कमजोर कब कर रहे हैं? क्या वर्तमान की परिदृश्य के हिसाब से आप महिलाओं की स्थिति को कमजोर बता रहे हैं, या उस परिदृश्य के हिसाब से महिलाओं की स्थिति को कमजोर बता रहे हैं? देखिए, महिलाओं और पुरुषों जो भी है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, तो हम वर्तमान संदर्भ लेकर चर्चा करते हैं, ना कि उस विशेष खंड में लेकर चर्चा करते हैं जब वह व्यवस्था कायम थी। ठीक है, हो सकता उस स्थिति में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उस समय परिप्रेक्ष्य में ठीक रही होगी। जैसे कि अब महिलाओं की सामाजिक स्थिति यहाँ पर मरने कमजोर दिखा दिया है, तो उपनयन संस्कार इनके बंद हो गए थे, कुछ संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे, सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। ऋग्वैदिक काल में सभा में प्रवेश, सभा और समिति में दोनों में प्रवेश था। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि महिला की सामाजिक स्थिति कमजोर हुई, लेकिन हम आज के वर्तमान में यह निर्णय ले रहे हैं ना कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर रही होगी। ठीक, लेकिन ये व्याख्या हम अगली क्लास में, मतलब कि जब ये विशेष सब्जेक्ट उठाएंगे तब करेंगे। इसके पास क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास
क्या स्थिति है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं हमेशा कमजोर अवस्था में थी, इनका सामाजिक कोई मान्यता नहीं थी, या फिर फला फला कि इनका बहुत शोषण हुआ। जैसा कि मैं नहीं मानता, ये मैं मानता हूँ कि महिलाओं का शोषण हुआ। ये मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कि महिलाओं का शोषण हुआ। लेकिन जो अपेक्षाकृत हमें इतिहासकार बताते हैं, या फिर जो वर्तमान की परिभाषा को हम ध्यान में रख के करते हैं, या फिर जो नारीवादी हैं वे कहती हैं, उस हिसाब से मैं पहली बात नारीवादियों की बात तो 2 टके की मानता हूँ कि उनसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। जो चीज़ हमें बताई जाती है वह दरअसल वो समय के सापेक्ष हमको उसकी तुलना करनी चाहिए। अब समय अगर वो निकल गया है तो फिर भी आप उसी समय के संदर्भ में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप आज के 50 साल पहले ही ले लीजिए, तो इतिहास और भूगोल क्या होते हैं, समाज क्या होता है, अपनी परिभाषाएं हमेशा बदलता रहता है। उस समय जो आज के 50 साल पहले या 60 साल पहले या फिर 100 साल पहले, तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, लेकिन कितना दयनीय थी ये आपको नहीं बताया गया। जैसे कि महिलाओं की स्थिति में पहले क्या महिला की प्राथमिकता होती थी? पहले महिला की प्राथमिकता होती थी सुरक्षा होती थी। तो सुरक्षा के हिसाब से पुरुषों ने या फिर उस समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए। लेकिन आज जो है कि सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, या फिर लोगों में अवेयरनेस आ गई, तो महिलाओं की सुरक्षा को परिवार का व्यक्तिगत रूप नहीं मानने जाने लगा, तो महिलाओं को आज़ादी दे दी गई। तो उस समय परिप्रेक्ष्य में ये परिभाषा आप दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत शोषण हुआ, तो गलत है बात है। भाई महिलाओं को बाहर नहीं काम करने दिया जाता था। अरे भाई कौन सा गांव में यहाँ पे 100 साल पहले या 150 साल पहले अंबानी जी का जियो का कंपनी लग रहा था? कौन सा सॉफ्टवेयर बंगलोर सॉफ्टवेयर हब बन गया था? यहाँ पे महिलाओं को रोजगार दिया जाए। महिलाओं के रोजगार तभी दिया जाएगा जब उनके लिए कम अलबल होगा। कौन सी क्या नाम है, आज काम क्या है, तकनीकी विशेष है। आज कार्य तकनीकी विशेष से पहले पेशी बल लगते थे, आज उंगली वाला बल लगता है, आज तकनीकी विशेष है। तो आप समय के सापेक्ष गलत व्याख्या करते हैं, आप मत करिए, आप गुमराह लोगों को ना करिए। धन्यवाद। मैं इसकी जो सामाजिक स्थिति है और क्या नाम है, जब इसका संदर्भ आएगा तो वहाँ पे डाटा फैक्ट के साथ चर्चा की जाएगी। अभी तक के लिए धन्यवाद। आप यहाँ से इनको ध्यान में रखिए, बस आपको ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सरस्वती का स्थान गंगा ने ले लिया। श्रेष्ठी को प्रधान व्यापारी कहा जाता था। अतरंजी खेड़ा में कृषि के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन मिलता है। पूषण को पशु के देवता से शूद्रों का देवता हो गए। इससे ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।